बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करते करते सेशन एंड हो गया था, तो उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर मैं 51 की बात कर रहा था आपसे। मैंने आपको बताया था कि इसके यूनिट से पता लगेगा कि ये एक अपना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, N2 हो गया। ओके बेटाओ, और यहाँ पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि इसने dA/dt की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने बताया था 1/3 माइनस dA/dt। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। बट रेट लॉ के अकॉर्डिंग दिस विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, जिस पर पूछा है पावर 2। पावर 2 क्यों? क्योंकि ऑर्डर 2 है। ये दोनों रेट बराबर होंगी क्योंकि रेट है। इसने dA/dt की वैल्यू पूछी है हमसे, तो dA/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी पर स्क्वायर। ठीक है ना? तो उस केस में 3 इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इंटू 3। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट की है। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे जो भी इसमें हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट जो भी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बेटा हो आपको कितनी वैल्यू दी हुई है? 0.5। 0.5, तो 3 इंटू के की वैल्यू है 10 पे पावर माइनस 4। ओके बेटा हो, के की वैल्यू कितनी है? 10 पे पावर माइनस 4, और ए की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 का 0.25, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.75। 0.75 इंटू 10 पे पावर माइनस 4, जिसको आप लिख सकते हो 7.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 5। बोलो बेटा वो आंसर क्या होगा? ए। तो ये ए आंसर आपने बोला, आपके सामने ये वैल्यू भी आ रही है और ये आपका आंसर गलत है। मैं वही आपसे कह रहा था, जरा जरा सी भी सावधानी आप हटा देते हो अपनी, जरा सा भी आप अपने केयर नहीं करते हो, जल्दबाजी करते हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरे बेटा हो यहाँ पर आप लोगों से पूछा हुआ है इसकी वैल्यू dA/dt की मोल पर लीटर पर सेकंड में, ध्यान दो। और आपने यूनिट यूज की थी वो थी मिनट में। इसका मतलब यहाँ पर जो यहाँ पे रेट जो आएगी dA/dt, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, वो मोल पर लीटर पर मिनट आएगी। इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर मिनट। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आपको यूनिट्स पर हमेशा ध्यान देना है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो बस यही आपसे मैं क्वेश्चन क्यों डिस्कस करवा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो भी गए हैं तो भी बाकी सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे डिस्कशन को देखो। इसमें आपको पता लग जाएगा कि हम ये छोटी छोटी गलतियां कहाँ करते हैं। आपको हमेशा यूनिट्स पर कंसंट्रेट करना है। रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो किस टाइम में दी हुई है या किस यूनिट में है, और आप लोग वैल्यू जो यूज कर रहे हो वो किस यूनिट में है, या आपसे किस में पूछा गया है। तो आपसे dA/dt की वैल्यू दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आपसे पूछा है मोल पर लीटर पर सेकंड में, और आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट की हुई है वो है आपके मिनट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लोगों को हमने क्या करना था बेटा? आंसर ए नहीं करना था। ठीक है ना? अब इसके आगे हम 52 वाले क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से जो मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया, प्रीवियस वीडियोज आप वापस देख लें एक बार, मैंने बाद में अपलोड किए थे। इसमें वीडियो नंबर, इसका जो पार्ट नंबर 13 था उसमें आप जाके देखना, काइनेटिक्स का जो 13 नंबर का वीडियो है उसमें। वहां मैंने आपको बताया था कि 90% कंप्लीट होने में अगर टाइम 2x लगता है, ओके बेटा, वो सॉरी x, तो उस केस में आपका 99% में टाइम कितना हो जाएगा? 2x। याद आ रहा है आपको? t 99.9% में 3x, ये वैल्यूज आपको लिखवाई थी बेटा मैंने। तो आप प्रीवियस वीडियो में एक बार जाके देखना, है वैल्यू इस तरह से आती हैं। तो यहाँ से हम कैसे इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये हमारे दिमाग में है तो हमें पता है कि यहाँ पर इसने 99% का पूछा है, दैट इज 2x की वैल्यू दी हुई है 32 मिनट। तो 2x अगर 32 मिनट है तो x हो जाएगा 60 मिनट।
फिर इसने हमसे पूछा है 99.9% में कितना टाइम लगेगा, तो 99% का टाइम होता है 3x, x 16 है तो 3x कितना हो जाएगा 48, तो आंसर क्या हो गया 48 मिनट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से जो ट्रिक है वो काम कर जाती है। तो ये ट्रिक्स है कुछ जो मैंने आपको एक बार फिर लिख देता हूँ। ये आपका जो पार्ट है वीडियोस का, पार्ट नंबर 13 में आप जाके इसको देखना, मैंने इसको वहां पे और किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं हम इसमें। तो आप देखो आगे क्वेश्चंस में टाइम आप थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं कभी कभी। तो आगे देखे बेटा, वो नेक्स्ट स्लाइड निकालू मैं। तो बेटा जो क्वेश्चंस हमने आपको सेंड किए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसी में अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में इसने एक रिएक्शन दी हुई है जहां पर ए एट द सेम टाइम दो पार्ट में आपका दो तरह से रिएक्शन शो कर रहा है, बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और सी में भी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन दोनों रिएक्शंस हैं वो आपकी एक ही टाइम पर चल रही हैं। एक तरफ ए से बी बन रहा है और एक तरफ ए से सी बन रहा है। कुछ मॉलिक्यूल ए के बी बना रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल सी बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम पैरेलल रिएक्शंस बोलते हैं, जो दो रिएक्शन सेम रिएक्टेंट एक टाइम पर दो रिएक्शन शो कर रहा हो। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन से मतलब होगा, क्योंकि उसने पूछा है कि आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सॉरी अपीयरेंस ऑफ बी बताना है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस बी बताने के लिए आप लोगों को पहले इस पहली रिएक्शन पे आप फोकस करो बस, और इस पहली रिएक्शन पर ध्यान दो। तो इस पहली रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन बी के टर्म्स में क्या होगी बेटा, प्लस हाफ ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसने पूछा है डीबी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पूछा है। तो ये हो जाएगा 2r, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन। हम लोग जानते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है आपका, ये पर सेकंड से क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये देखो आपको दिख रहा है ना बेटा, रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है आपका के, तो रेट ऑफ क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी पर पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ ये बनता है ना बेटा, Yes, 2 sir. इंटू, हाँ 2 इंटू के उसने दिया हुआ है, 2 इंटू 10 पे पावर -3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है, जो इसने पूछी है, जिस पर इसने हमसे पूछा है बी की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वो इसने दिया है ए की कंसंट्रेशन 2m, तो मैं इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 या 4 2 या 8, 8 इंटू 10 पे पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, हो तो आंसर विल बी सी। एनी प्रॉब्लम? No, sir. वेरी गुड। जिस रिएक्शन के लिए पूछा उस रिएक्शन को आप देख लो। तो रेट आप दोनों तरह से निकालना सीखो, दोनों को इक्वलाइज कर दो, एक बार रेट लॉ से और एक बार आपको जो कोएफिशिएंट दिए हैं रिएक्शन के उसके अकॉर्डिंग, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ देखें 67 क्वेश्चन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन where delta H represent enthalpy of the reaction in kilojoule per mole, the minimum value for the energy of activation will be। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। आप देखो ध्यान से क्या कहना ये क्या चाह रहा है क्वेश्चन। आपको याद होगा बेटा, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब है कि जहां पर प्रोडक्ट जो बने उसकी एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो। याद आ रहा है? अगर रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलते हैं। याद आ रहा है बेटा? वो Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इन दोनों की एवरेज एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। ये भी याद आ गया होगा आपको। और ये जो हमें चाहिए यहाँ पर एनर्जी रिएक्टेंट के लिए, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इस डेल्टा एच से ज्यादा है कि नहीं बेटा? बोलो। बेटा आवाज आ रही है? क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, मिनिमम कितनी चाहिए आपको वैल्यू, कि जो भी हो डेल्टा एच से ज्यादा होनी चाहिए। आंसर विल बी बी। अब क्वेश्चन नंबर जो 68 है वो और भी प्यारा क्वेश्चन है, वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन 68 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं क्वेश्चन हमारे। अब 68 क्वेश्चन में आप देखना, तो 68 क्वेश्चन में
इसने हमसे कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है आपका 20 आपका किलो कैलोरी। ओके बेटा हो, लेकिन पहले आपको रिएक्शन देखनी है। रिएक्शन इसने कहा हुआ है A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी प्लस 38 किलो कैलोरी। इसका मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में 38 किलो कैलोरी प्लस मतलब निकल रही है एनर्जी। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, तो इसके लिए डेल्टा एच होगा -38 किलो कैलोरी पर मोल। ओके बेटा हो, ये पिक्चर समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब आप डायग्राम बनाओ। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी कम होगी, है ना। और उस केस में डेल्टा एच आपको दिया हुआ, ये हो गया डेल्टा एच। ये डेल्टा एच कितना है 38, वैल्यू लिख लो केवल 38 किलो कैलोरी, माइनस तो शो करता है कि एक्सोथर्मिक में। ये 38 किलो कैलोरी हो गया। इसने कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की कितनी थी, वो थी 20। ये गिवन है आपको, देखो क्वेश्चन में ये 20 किलो कैलोरी दी हुई है। 38 डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एच यहाँ से -38 हो गया क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ओके बेटा हो, अब इसने पूछा है कि रिएक्शन C प्लस डी इज इक्वल टू ए बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो C प्लस डी इज फॉर्मिंग A प्लस बी का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। मतलब आपने बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछी है, ये उसने पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, 38 प्लस 20 ऐड कर दोगे ना, Yes, sir. तो कितना हो जाएगा 58 किलो कैलोरी। इज दैट क्लियर? आंसर विल बी डी। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 69, इसने पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बराबर हो, इक्वल। तो फिर डायग्राम बना रहा हूं, देखो ध्यान से। ये कहना चाह रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का एवरेज एनर्जी बराबर हो। दोनों की एवरेज एनर्जी बराबर का मतलब ये है कि दोनों का डेल्टा एच 0 है, या ये कह दो कि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी भी बराबर है। एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए दोनों को सेम एनर्जी चाहिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की बराबर है, मतलब डेल्टा एच 0 हो गया ना बेटा। ओके, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क, पी डेल्टा वी भी कह देते हैं हम इसको। तो यहाँ पर डेल्टा एच 0 से क्लियर हो गया कि डेल्टा यू भी 0 होगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू कुछ होती डेल्टा यू की तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, ये कंफर्म है। लेकिन हम जानते हैं कोई प्रोसेस अगर हो रही है, अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसका डेल्टा जी 0 नहीं हो सकता। अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो वहाँ एंट्रोपी चेंज भी होगा, तो उस समय डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी भी 0 नहीं होगा। ये थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स में +1 में पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह आंसर हो जाएगा इसका डी। बाकी हम थर्मोडायनेमिक्स में एक बार रिवाइज करेंगे, तब आप इसको और बता देंगे थर्मोडायनेमिक्स में टर्म्स का मतलब क्या होता है और कैसे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 70 जो है बेटा हो, उसमें इसने रिएक्शन लिखी हुई है कि एक आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसके 2 स्टेप हैं। पहले ये स्लो रिएक्शन है, बाद में फास्ट है। आपको मैंने बताया हुआ है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो स्लो होती है रेट उसकी। तो इससे क्लियर हो गया कि पहला स्टेप स्लो है, मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो मेरे बेटा हो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ये है, यहाँ पर ये है सेकंड स्टेप की। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, और ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये सेकंड स्टेप है। पहले से ये हुआ एक्स बना, फिर एक्स के आगे फिर दूसरा स्टेप है। ऐसे ही यहाँ पे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या है ये सिंगल स्टेप है, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। इसका मतलब सिंगल स्टेप है, और ये तो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, तो आंसर बी भी नहीं हो सकता। और आंसर ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले स्टेप की है, उस पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप की वो क्या है बेटा, वो कम आ रही है। इस
इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट स्टेप की होनी क्या चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो स्लो स्टेप है। इज दैट क्लियर? अब इसमें सी में देखो तो सी में ये क्या है, ये ज्यादा है, और सेकंड स्टेप की कम है, ये होना चाहिए। पहली बात तो क्लियर हो गई। एनी प्रॉब्लम बेटा? लेकिन ऐसा ही कुछ डी में भी हो रहा है, देखो डी में भी क्या है, ये ज्यादा है और सेकंड स्टेप की कम है, और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप स्लो है तो उसकी एक्टिवेशन ज्यादा, दूसरा स्टेप फास्ट है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम। ओके बेटा हो, तो अब हमारे सामने आंसर दो बन रहे हैं, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. अब इस सी और डी में डिफरेंस करने के लिए हमको क्वेश्चन को एक बार फिर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन को मैं फिर ढंग से पढ़ता हूं तो मुझे यहाँ पे दिखा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए। जो यहाँ पर है एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम है, ये एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है, जबकि ये यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ज्यादा एवरेज एनर्जी एंडो को शो कर रहा है। सो आंसर विल बी सी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। हर पॉइंट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं आपको ये ध्यान देना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 71 पे ध्यान दें बेटा हो, तो क्वेश्चन नंबर 71 पर सेम वही कहानी है। इसने इस रिएक्शन में कहा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक से क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। इसका मतलब आंसर ए नहीं हो सकता, आंसर बी नहीं हो सकता, आंसर सी भी नहीं हो सकता, आंसर डी होगा। एक ही चीज से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। वैसे इसने कहा टू स्टेप में, तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट होता है जो बनता है। ओके बेटा हो, जैसे पहले रिएक्शन ए प्लस बी से एक्स बनाया ना, तो ये एक्स को शो करेगा, यहाँ पे एक्स बनाया, प्रोडक्ट है पहली रिएक्शन का। दूसरी रिएक्शन के लिए एक्स क्या है, रिएक्टेंट। अब एक्स से रिएक्शन स्टार्ट होगी और वापस यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, एवरेज ज्यादा है ना, तो ये एंडोथर्मिक को शो कर रहा है। आंसर विल बी डी। एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. वेरी गुड। तो मैं अब इसके आगे अगले क्वेश्चंस लेता हूं। देखो बेटा वो इसके आगे 71 के आगे हम आगे बढ़े, पिछली क्लास इसमें भी कर लिए 71 तक किए थे हमने। 72 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस को, तो मेरे बेटा आप देखो, इसने कहा है क्वेश्चन में 72 में कि के 35 डिग्री अपॉन के 34 डिग्री पर इज मोर देन 1 है। इसका मतलब 34 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। इज दैट क्लियर बेटा? रेशियो 1 से अधिक का मतलब क्या है कि 35 पर वैल्यू ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ी है तो रेट बढ़ेगी ना, तो आंसर विल बी ए। एनी प्रॉब्लम? जहां प्रॉब्लम हो बता देना मुझे आप। इसके आगे आप 73 क्वेश्चन में क्लास में आपको थ्योरी में करवा चुका हूँ। एल एन के वर्सेस 1/t के कर्व में स्लोप क्या आया था, माइनस ई ए बाई आर। लॉग के, लॉग बेस 10 के, और 1/t में क्या आया था, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। याद आ रहा है बेटा स्लोप? Yes, sir. वेरी गुड। 74 क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए 500 केल्विन पर, ये इस तरह दिया हुआ है, तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो आपको पता है इस फॉर्मूले में हम यहीं पे कंपेयर कर ले तो आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला होता है हमारा रेट कांस्टेंट का, के इज ए ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी। याद आ रहा है? तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि माइनस ई ए बाय आर जो है दैट विल बी इक्वल टू -1000। आप इसको यहाँ बराबर कर लीजिए, माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1000 माइनस 1000। तो उसने ई ए पूछा है तो ई ए इज टू क्या हो जाएगा बेटा, 1000 इंटू आर टी। अब आपको 1000 इंटू आर कितना होता है, ये मैंने आपको कई बार लिखवाया हुआ है, फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ। आर ऑप्शन देखो कैलोरीज में दिए हुए हैं सारे ऑप्शंस, तो आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर मैं आर की वैल्यू कैलोरी में 2 लूंगा, टेम्परेचर टी केल्विन में 500 है दिया हुआ है, देखो इधर। तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 1000। हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो कैलोरी में ना होकर के किलो कैलोरी में भी हैं। अगर कैलोरी में कहें तो ये आंसर ए नहीं हो सकता,
बाकी तीनों ऑप्शंस किलो कैलोरी में, तो इसको मैं किलो कैलोरी में चेंज करूंगा, तो इसको मैं 1000 किलो कैलोरी कह सकता हूँ बेटा। ओके, 1000 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि हमारी जो वैल्यू हमने आर की पुट की है वो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होती है। तो आंसर विल बी बी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 75 देखो। क्वेश्चन नंबर 75 में आप देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ है फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, उसने अलग अलग स्टेप्स की दी हुई है। उसने कहा है कि अगर रेट कांस्टेंट के जो है वो इस तरह से रिलेट करता हो तो एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल रिएक्शन की क्या होगी। तो मेरे बेटाओं मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो आप देखो, आप लोग जानते हो के इज इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। तो मैं इस के को इसी एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में लिखूंगा। तो ओवरऑल आप मान लो कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ए कांस्टेंट है, आप इसको हटा के चलते हैं अभी हम यहाँ से, क्योंकि वो तो दो तरफ आएगा। इज इक्वल टू, ये मैंने के की वैल्यू पुट की, के वन के लिए मैं इसको यहाँ पे क्या बोल दूंगा बेटा, के वन के लिए बोल दूंगा मैं इसको ई पे पावर माइनस ई ए वन बाय आर टी। एनी प्रॉब्लम? इनटू के टू ये मैं बोल दूंगा ई पे पावर माइनस ई ए टू बाई आर टी, अपॉन मैं के थ्री की जगह पर बोल दूंगा क्या, ई पे पावर माइनस ई ए थ्री बाई आर टी, और इस पूरे पे पावर क्या हो गई, 2/3। ओके बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. अब No, मैं sir. यहाँ पर, वेरी गुड, अब मैं यहाँ पर इसे कैसे कह सकता हूँ, आप सब लोग समझदार हो। मैं यहाँ पर इसे कह सकता हूँ, अगर यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों पावर्स जो है आपकी ऐड हो जाएंगी, ये डिवाइड हो रहा है तो ये पावर माइनस हो जाएगी, तो इसको मैं कह सकता हूँ ई पे पावर, ये प्लस का हो जाएगा ये वाला पावर ऊपर जाने पर, ई ए थ्री बाय आर टी माइनस ई ए वन बाय आर टी माइनस ई ए टू बाय आर टी। मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ ई ए थ्री बाय माइनस ई ए वन माइनस ई ए टू बाय आर टी। ओके बेटा, और इस पे पावर क्या है 2/3, पावर क्या है 2/3, तो इस पावर 2/3 का भी मैं मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर 2/3 ब्रैकेट में ई ए थ्री माइनस ई ए वन माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये पार्ट मैंने पूरा जो सॉल्व किया है वो किया है ये वाला पार्ट। तो इसको सॉल्व करते करते फाइनल मेरे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आ गई है। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं इस पहले वाले पार्ट से ओवरऑल से, तो क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों को कंपेयर करने पर बेस अगर सेम है तो पावर सेम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू, इसकी पावर क्या है 2/3 ई ए थ्री माइनस ई ए वन माइनस ई ए टू बाय आर टी। आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा वैल्यू, तो हो जाएगा ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ई ए इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू ई ए थ्री माइनस ई ए वन माइनस ई ए टू। अब आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए इज इक्वल टू माइनस 2/3, ई ए थ्री दिया हुआ है देखो बेटा वो ऊपर, और 50 माइनस ई ए वन दिया हुआ है 180 माइनस ई ए टू दिया हुआ है 80। सभी किलो जूल पर मोल में यूनिट सेम है, इसलिए नो प्रॉब्लम, आप उनको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर करने पर ये हो जाएगा बेटा -2/3 इंटू यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में -210 आएगा ना बेटा, माइनस के 260 में से 50 गया तो माइनस का 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 70 टाइम्स, 70 से 72 या 140, तो 140 किलो जूल पर मोल आ गया बेटा। बोलो बेटा वो आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, इसको नोट कर लो क्योंकि मुझे आपका थोड़ा सा ऐसे इरेज करना होगा।
मेरे बेटाओ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की बात करते हैं तो 76 क्वेश्चन में उसने दो रिएक्शन दी हैं, ए से बी बन रहा है, उसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। दूसरी रिएक्शन एक्स से वाई बन रहा है, उसका रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। दोनों के आर इनियस कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी हुई है। क्वेश्चन पूछा है किस टेम्परेचर पर K1 और K2 बराबर होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में K1 और K2 पहले बराबर कर लेता हूं तो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो देखो बेटा मैंने कर लिया क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग K1 इज इक्वल टू K2। तो अब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो K क्या होता है, ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो मैं इसको K1 को लिख दूंगा A1 ई पे पावर माइनस EA1 अपॉन आर टी इज इक्वल टू K2 ये लिख दूंगा मैं A2 ई पे पावर माइनस EA2 बाई आर टी। पर ये ध्यान रखना T सेम रहेगा क्योंकि मैं एक T केल्विन पर ले रहा हूं कि T केल्विन पर K1 K2 बराबर है, तो T दोनों में सेम रहेगा। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं बेटा, आप सब समझदार हो, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखो। और इसमें मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट है वो ले आऊंगा लेफ्ट हैंड में और A1 को ले आऊंगा राइट हैंड में। तो ये हो जाएगा आपका ई पे पावर माइनस EA2 सॉरी EA1, ये 1 है ये 2 है, EA1 बाय ई पे पावर माइनस EA2 बाय आर टी इज इक्वल टू A2 बाई A1। ओके बेटाओ, अब मैं इसे लिख सकता हूं ई पे पावर EA2 बाय आर टी, ये प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके पावर, तो ये माइनस EA1 बाय आर टी इज इक्वल टू A2 बाई A1 कितना हो गया, A2 दिया है 10 पे पावर माइनस 10 सॉरी 10 पे पावर 10 और A1 दिया है 10 पे पावर 9। तो मेरे बेटा इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे कह सकता हूं ई पे पावर EA2 माइनस EA1 अपॉन आर टी, एलसीएम ले लूंगा आर टी को मैं, इज इक्वल टू इधर हो गया 10। 10 पे पावर 10 में 10 पे पावर 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 10। अब मुझे इसे सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा बेटा। तो मैं यहाँ पर अगर लॉग लेता हूं तो पहले ln लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और वी कैन से दैट EA2 minus EA1 upon RT is equals to ln 10। ओके बेटा हो, Yes, sir. दो तरफ दो तरफ मैंने log बेस ई लिया है तो ये log बेस ई की वजह से पावर आगे आएंगे और log बेस ई पर ई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने उस स्टेप को यहाँ से गायब कर दिया। तो अब हम इसके आगे देखें तो आप यहाँ पर EA2 माइनस EA1, आप इसको भले ही ऐसे लिखा रहने दो, EA2 माइनस वैल्यू हम लास्ट में पुट कर लेंगे अपॉन आर टी इज इक्वल टू ln 10 को मैं लिख सकता हूँ 2.303 log 10, और log बेस 10 पे 10 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 2.303। आ गया बेटा। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू EA2 माइनस EA1 अपॉन 2.303 R। एनी प्रॉब्लम? अब बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो T इज इक्वल टू EA2 कितना है बेटा 1800 किलो कैलोरी, और ये कितना है EA1 1200 किलो कैलोरी, सेम यूनिट्स में है तो माइनस कर सकते हैं अपॉन 2.303 इंटू आर कितना होता है कैलोरी में, ऑलमोस्ट 2 बता चुका हूं मैं आपको, याद आ रहा है बेटा? वेरी गुड। तो टी कितना हो गया, यहां से ये बचेगा 600 में आप करोगे 2 का डिवाइड तो 300 बाई 2.303 केल्विन, ये केल्विन में आता है, इसका आंसर है केल्विन लिखो या के लिख दो। तो इसने इसी फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमारे लिए आसान हो गया, हमें इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 2.303 से। आंसर इज सी 300 अपॉन 2.303। इज दैट क्लियर? बेटा क्लियर हो गया इतना? वेरी गुड। आगे वाला क्वेश्चन देखो 77 क्वेश्चन जो है, इस 77 क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर इसको मैं ग्राफ से बताऊंगा। इसने कहा हुआ है 77 में कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 30.5 है, ये एनर्जी बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की जो है वो 30.5 है। इसने कहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन की
जो एक्टिवेशन एनर्जी 45.4 है, मतलब ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे होगी एनर्जी बैरियर से गैप ज्यादा होगा 45.4। इससे क्लियर हो गया कि रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो वो ऐसे प्रोसीड होगी। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वैसे भी आप इस चीज को पढ़ते पढ़ते में याद हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा है तो वो एक्सोथर्मिक है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की कम है, फॉरवर्ड की ज्यादा है तो एंडोथर्मिक। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, yes. वेरी गुड। तो आंसर विल बी ए, एक्सोथर्मिक होगी। 78 क्वेश्चन जो है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये एक ही स्टेप में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, या ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं के की वैल्यू जो होती है वो होती है आपका उसमें EA अपॉन RT। तो यहाँ पे जब हमने लॉग का कर्व ड्रॉ किया था, आप याद करो मेरी बात को, कि लॉग बेस 10 पर के वर्सेस जब हमने 1/t का कर्व ड्रॉ किया था, या हमने जब टी का कर्व ड्रॉ किया था, तो बाद में देखेंगे 1/t में क्या आया था बेटा, तो यहाँ स्लोप आया था, आपको याद होगा, -EA अपॉन 2.303R। याद आ रहा है बेटा स्लोप? Yes, sir. तो इसका अगर मैं कंपेयर करूं तो स्लोप मेरा अभी भी क्या आना चाहिए, अभी भी स्लोप आना चाहिए, वो आना चाहिए -25,000 अपॉन 2.303R। ये आना चाहिए। उसने सिर्फ ये की वैल्यू दी हुई है, इसने कहा है स्लोप इतना होगा, तो ये इसका वाला आंसर हमारे गड़बड़ है। लॉग 1/t की है पे टी ले लोगे तो ओके बेटा, प्लस से माइनस अलग बात है। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं कि आंसर ABC नहीं हो सकते, या आप ये कह सकते हो कि log k वर्सेस 1/t का हमने जो कर्व ड्रॉ किया था वो एक स्ट्रेट लाइन आई थी जिसका स्लोप -EA अपॉन 2.303R था, और इंटरसेप्ट log a के बराबर था। याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये तो थ्योरी में करवाया हुआ है, आप थ्योरी में एक बार और देखो इसको वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 79। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? तो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट और उससे 10 डिग्री ज्यादा पर रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। याद आ रहा है? इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू। याद आ रहा है बेटा? वो तो हम कोई से भी दो 10 डिग्री के डिफरेंस का रेट कांस्टेंट का रेशियो ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो 25 से 35 डिग्री पर किया जाता है। किस पे किया, ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दैट इज दो रेट कांस्टेंट्स के रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो टेम्परेचर है, ये प्रेफर्ड वैल्यू है। ये एक इजी अप्रोच है, हमारे लिए कन्वेनियंट टेम्परेचर से ये। तो इस टेम्परेचर पर हम दो 25 और 35 पर मेजर करते हैं आपके रेट कांस्टेंट्स, उसके रेशियो को उस रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 298 केल्विन और 35 को 308 केल्विन कह सकते हैं। तो आंसर विल बी डी। इज दैट क्लियर बेटा?